Hello students, I hope you are fine. Today I will discuss about the balancing of chemical equation. पिछले क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लिया था। सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए थे और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कंफर्म कर रहे थे, केमिकल इक्वेशन को कंफर्म कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात किया था। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में हमने बात किया था, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात किया था, चेंज इन कलर के बारे में बात किया था, चेंज इन स्टेट के बारे में बात किया था, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस के बारे में बात किया था। आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लें। किसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ऐसा केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन in which number of atom is not equal on both sides is called unbalanced chemical equation. Again listen, the chemical equation in which number of atom are equal on both sides, that is reactant and product, that reaction is called balanced chemical equation. And the chemical equation in which number of atom are not equal on both sides is called unbalanced chemical equation. Example जरा सा हम देख के चलेंगे। क्या देख के चलेंगे? एग्जाम्पल, सपोज दैट हमने सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म क्या बनाएगा? Na2, सोडियम ऑक्साइड। अब आप जरा सा देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, देखते हैं। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की तरफ सोडियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, प्रोडक्ट की तरफ सोडियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। आप देखें, सोडियम की संख्या इधर 1 इधर 2, ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 2 और प्रोडक्ट की तरफ कितना है? 1 है। मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं, इधर 1 है सोडियम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ, तो प्रोडक्ट की तरफ 2 है। हमने क्या कहा था? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम की संख्या, हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो। फिर सुना क्या कहता है? द रिएक्शन और द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या बराबर हो तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तो सोडियम एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 1 और प्रोडक्ट की तरफ सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन की रिएक्टेंट की तरफ संख्या 2 और प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1, तो बराबर तो नहीं हुआ ना, इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दिस इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है बिकॉज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। हर एक एलिमेंट की एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, या हर एक एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। अच्छा चलो ठीक है, अब अगर इसे हम बैलेंस करें तो क्या कर सकते हैं? तो पहले 2n, ठीक है, आप यहाँ पे 4n। अब बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बैलेंसिंग और बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये रिएक्टेंट है, 4n, या हमने 200 मल्टीप्लाई कर दिया,
अभी कैसे हमने बैलेंस किया ये अभी जब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे तो हम देखेंगे। अब देखिए रिएक्टेंट की तरफ सोडियम कितना हो गया, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इधर सोडियम की संख्या कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन सोडियम की संख्या कितनी है अल्कोहल 2 और N पर ट्वाइस लगा है तो सोडियम की संख्या कितनी हो गई 2 2 4, तो सोडियम की संख्या 4 और ट्वाइस लगा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी तो 2 होगा। रिएक्टेंट की तरफ सोडियम 4 तो प्रोडक्ट की तरफ P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ भी सोडियम 4, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 2 तो प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन 2। इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, क्योंकि एटम की जो संख्या है ना दोनों तरफ बराबर है। आप खुद देख लो रिएक्टेंट की तरफ भी सोडियम 4, प्रोडक्ट की तरफ भी सोडियम 4, रिएक्टेंट की तरफ भी ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन 2। और डेफिनेशन तो यही कहता है ना कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो, अलग अलग हो जाए, मतलब दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलो ये बात तो समझ में आई, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें समझ में आई। सीधी सीधी बात इतनी सी मैंने बताई, भी कुछ भी टेक्निकल मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन सही होगा ना। अब बैलेंस कैसे करेंगे, उसके तरीके हैं, कई स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम स्टेप लिखते हैं, पहले हम स्टेप लेंगे, स्टेप लिखते चलेंगे। पहले हम स्टेप लिख लें क्योंकि हमारे दिमाग में वो स्टेप होगा तभी तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे ना। तो पहले हम स्टेप देखेंगे, देन एग्जांपल लेके हम केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। एक बार दिमाग में अगर स्टेप बैठ गया देन कोई भी केमिकल इक्वेशन हम देखते ही बैलेंस कर ले जाएंगे, तुरंत देखेंगे और बैलेंस कर ले जाएंगे, कोई भी हमारे लिए टफ नहीं होगा। तो पहले हम स्टेप सारे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो देयर आर वेरियस स्टेप there are various steps to balance the chemical equation। कई स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप, या हम ये कह सकते हैं है ना केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय द फॉलोइंग स्टेप। या आप ये सीधा सीधा लिख लो, है ना, चाहे तो आप ये सीधा सीधा लिख लो कि केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप दिए गए हैं, उन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर ले जाएंगे। पहला स्टेप, केमिकल इक्वेशन को हम फॉलोइंग स्टेप के द्वारा बैलेंस कर ले जाएंगे। वो स्टेप हम लिख रहे हैं, पहले हम वो स्टेप देखेंगे देन एग्जांपल हम लेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का पहले आप वर्ड इक्वेशन लिखें। क्या लिखें, वर्ड इक्वेशन, राइट, वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या है, अरे किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखना। जैसे मैंने कहा सोडियम
react with ऑक्सीजन एंड फॉर्म क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। ये देखो ये पूरा रिएक्शन हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव और फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। इस पूरे रिएक्शन को हमने क्या किया है, शब्दों के रूप में लिखा है, वर्ड के रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। तो यही मैंने कहा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन कहलाता है। तो पहले तो हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे रिएक्शन को, इस तरह लिख लेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप, इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। फिर से सुने, वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फार्मूला के रूप में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो ये तो वर्ड इक्वेशन है। इसी वर्ड इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में लिख दें तो हमें केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये देखो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ऑक्सीजन का O2 और सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O। हमें ये देखो केमिकल इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया, कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन कहलाता है, वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शन को हमने शब्दों में लिख लिया, वर्ड इक्वेशन मिल गया। नाउ दिस वर्ड इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू सिंबल। अब इस वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल के रूप में लिख लिया, हर किसी का सिंबल आप लिख ले, आपको केमिकल इक्वेशन मिल गया। तो दूसरा स्टेप हमारा, हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, अब क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। राइट, केमिकल इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन ऑफ द वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन आपको मिला है उस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड, पहले वर्ड इक्वेशन लिख लिया, जो वर्ड इक्वेशन आपको मिला उस वर्ड इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब तीसरा स्टेप, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिख ले और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम की संख्या लिख लें। रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिखें और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम लिखें। तो क्या लिखना है आपको, राइट द नंबर of atom towards reactant and product separately। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ एटम की संख्या अलग अलग लिख लें। रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम अलग अलग लिख लें और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम की संख्या लिख लें। चौथा स्टेप, जब आप रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिखेंगे और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम लिखेंगे तो अब आप यहां से पता लगाओगे, यहां से आप फाइंड आउट करोगे विच एटम इज अनबैलेंस, कौन सा एटम कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है। तो हमारा चौथा स्टेप यहां तक आपने कर लिया हो, तो मैं इरेज करके चौथा स्टेप लिखूं, कर लिया है, ठीक है। हमारा चौथा स्टेप, फाइंड आउट द अनबैलेंस एलिमेंट और अनबैलेंस एटम। चौथा स्टेप क्या करोगे आप, अनबैलेंस एटम को आप फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट unbalanced
एटम और एलिमेंट फाइंड आउट अनबैलेंस एटम और एलिमेंट। अब क्या करें, जब आप अलग अलग लिख लेंगे, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिखेंगे और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम लिख लेंगे, तो अब आप पता लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दोनों तरफ ऑब्जर्व करें, मैच करें कि एटम की संख्या, सोडियम के एटम की संख्या, फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम की संख्या कि इस एटम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ कितना है, प्रोडक्ट की तरफ इस एटम की संख्या कितना है। अगर बराबर है तो समझ लो वो एटम बैलेंस है, अगर बराबर नहीं है तो समझ लो दैट एटम इज अनबैलेंस। तो सारे एटम को इसी तरह आप दोनों तरफ एनालाइज करो, अगर एटम की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो वो एटम बैलेंस है, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो एटम अनबैलेंस है। ठीक है, फिफ्थ, अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस है, सवाल होता है ना कि अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस हो गया, दो एटम अनबैलेंस हो गया, तीन एटम अनबैलेंस हो गया, चार एटम अनबैलेंस हो गया, अब क्या करेंगे। अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस हो जाए तो सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसकी टोटल संख्या सबसे कम हो। फिर से सुने, अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस हो जाए तो सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसकी टोटल संख्या सबसे कम होगी। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो सब क्लियर होगा, पहले ये स्टेप दिमाग में रहना चाहिए। इफ the number of unbalanced atom, अगर unbalanced atoms की संख्या, if the number of unbalanced atoms are more than 1, अगर अनबैलेंस्ड एटम की संख्या मोर देन 1, देन तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस एलिमेंट को, उस एटम को बैलेंस करेंगे जो लीस्ट नंबर अटेन करेगा। देन बैलेंस दैट एलिमेंट फर्स्ट, that element first which attain least number, जिसकी टोटल संख्या क्या हो, which attain least number, जो सबसे कम संख्या प्राप्त करे, जिसकी टोटल संख्या सबसे कम हो। आप पहले उसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम पॉसिबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करें अनबैलेंस एटम में और उसे बैलेंस करें। मल्टीप्लाई बाय द पॉसिबल होल नंबर, मल्टीप्लाई बाई एनी, आप एनी लगा लें, मल्टीप्लाई बाई एनी पॉसिबल होल नंबर, पॉसिबल होल नंबर मल्टीप्लाई बाई एनी पॉसिबल होल नंबर टू बैलेंस द एटम। एटम को बैलेंस करने के लिए आप किसी ऐसे पॉसिबल होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो अनबैलेंस एटम है वो बैलेंस हो जाए, मतलब उस पॉसिबल होल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे अनबैलेंस एटम बैलेंस हो जाए। ये सारे स्टेप्स आप याद रखोगे। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेके देखते हैं, बहुत इजी है। ये जो स्टेप है ना,
इससे इस स्टेप को याद रखने से ज्यादा इजी रिएक्शन को बैलेंस करना है। यकीन मानो इस स्टेप को याद करने से ज्यादा इजी रिएक्शन को बैलेंस करना है। बट हमें स्टेप पता रहता है, थोड़ा सा रहता है कि हाँ स्टेप वाइज चलते हैं, बट इससे ज्यादा इजी वो है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके हम देखते हैं। चलो अभी सबसे पहले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी सोडियम और ऑक्सीजन का लिए थे ना, वही ले लेते हैं आप। एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव सोडियम ऑक्साइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। ठीक है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया, पहला स्टेप वर्ड इक्वेशन। चलो ठीक है, हमने रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करें, इसको आप केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें। पहला स्टेप यही तो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जो कि पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में बदलने के क्या बताया था, वर्ड इक्वेशन को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो सोडियम का सिंबल Na, ऑक्सीजन को O2। हम कभी किसी गैस को एलिमेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। ठीक है, लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप में रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम। तो चलो ये रिएक्टेंट यहां से यहां तक रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन से एटम है, मुझे तो एक सोडियम दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन है, एक तो सोडियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट की तरफ भी वही दिख रहा है। उसी सीक्वेंस में अपनी कंफर्टेबल के लिए आप इस बात को याद रखोगे, अपनी कंफर्टेबल के लिए जिस सीक्वेंस में एलिमेंट को आपने रिएक्टेंट की तरफ लिखा है, उसी सीक्वेंस में प्रोडक्ट की तरफ भी आप एलिमेंट को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ सोडियम को ऊपर लिख दिया तो यहाँ ऑक्सीजन को लिखे, हो जाएगा बैलेंस तो तभी हो जाएगा, लेकिन अपनी कंफर्टेबल के हम एक इजी वे में बैलेंस करेंगे ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस सीक्वेंस में हमने रिएक्टेंट की तरफ लिखा है, उसी सीक्वेंस में हम प्रोडक्ट की तरफ लिखेंगे। तो चलो ठीक है, लिख दिया। ये प्रोडक्ट था अपना। सोडियम की संख्या रिएक्टेंट की तरफ कितना है, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसके पास कोई नहीं, तो सोडियम की संख्या 1। ऑक्सीजन कितना है, इसके पास तो नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कितना है, 2। अब प्रोडक्ट की तरफ सोडियम की संख्या कितनी है, देखो Na2 ट्वाइस लगा है ना सोडियम पर, तो 2। ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1। हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम, प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम। अब फाइंड आउट द अनबैलेंस्ड एटम। कैसे, अरे मैच करो ना दोनों तरफ। सोडियम इधर 1 इधर 2 अनबैलेंस है, क्रॉस कर दिया। ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1 अनबैलेंस है, क्रॉस कर दिया। दोनों अनबैलेंस है। अब मैंने एक बात ये कही थी कि अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस है तो आप पहले उस एटम को बैलेंस करोगे जिसकी टोटल संख्या कम है। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं टोटल संख्या कितनी है। यहाँ सोडियम 1 रिएक्टेंट की तरफ और 2 प्रोडक्ट की तरफ, तो सोडियम की टोटल संख्या 3, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 और प्रोडक्ट की तरफ 1, तो ऑक्सीजन की भी टोटल संख्या 3। बात समझना, मैंने कहा पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे। अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस है तो पहले उसे बैलेंस करेंगे जिसकी टोटल संख्या सबसे कम हो। तो सोडियम की टोटल संख्या कितना है, 1 इस तरफ 2 इस तरफ 3, ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1 3, दोनों बराबर है। अब आप किसी को भी ले लो, किसी को भी आप पहले बैलेंस करो। चलो मैंने सोडियम को ले लिया, आप किसी को भी पहले लेकर बैलेंस कर ले। हमने सोडियम को ले लिया, चलो सोडियम को ले लिया। बैलेंस करना है, क्या करना है, इधर 1 है और इधर 2, बराबर करना है दोनों। हम ज्यादा को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कम को ज्यादा करना है। इस बात को आप याद रखेंगे, बैलेंस करते समय हमेशा कम को ज्यादा के बराबर करेंगे, लेकिन ज्यादा को कम के बराबर
करना इम्पॉसिबल है। सो हम क्या करेंगे, कम को ज्यादा के बराबर करेंगे। किसको? कम को ज्यादा करना, मतलब 1 को 2 के बराबर करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि 2 हो जाए, 2 सोडियम हो जाए? अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है, अब तो सोडियम 2 हो गया। चलो ठीक है, सोडियम बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। इधर 1 है, इधर 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि 2 हो जाए? भाई हमने कहा कम को ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा को कम नहीं कर सकते। 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन 1 को 2 कर सकते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि 2 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऑक्सीजन में 2 से यहां मल्टीप्लाई किया ना, तो मॉलिक्यूल में भी आप करो मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां ही आके मल्टीप्लाई कर दे, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन यहां अकेला नहीं है, ये मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो पूरे मॉलिक्यूल में आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर हाँ ठीक है, यहां कभी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरा ये मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करें। भले कोई दूसरा एलिमेंट बढ़ जाएगा इसको बैलेंस करते समय, तो बढ़ जाए, बढ़ने दो, लेकिन तरीके से आप चलोगे, रूल वाइज चलोगे। तो क्या ठीक है, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस, तो अब यहां 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां नहीं करेंगे क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है, यहां करेंगे। चलो ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2, अब मल्टीप्लाई किया ना, तो फिर से सारे नंबर काउंट करो। ऑक्सीजन 2, सोडियम कितना हो गया देखो, 2 2 4, देखो अनबैलेंस हो गया। पहले बैलेंस का बेचारा अनबैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो कितना हो गया? इधर 4 हो गया, इधर कितना है? 2 है। तो अब बताओ हमें कितने से और मल्टीप्लाई कर दूं कि इधर 4 हो जाए? अरे 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाए? 4। तो यहां हम क्या कर दें? 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप काउंट कर लो, ये देखो 4 इधर, सोडियम रिएक्टेंट की तरफ 4, ऑक्सीजन की तरफ 2, अब आ जाओ प्रोडक्ट की तरफ 2 2 ये देखो यहाँ सोडियम का ट्वाइस लगा है, 2 2 4, तो सोडियम 4 और ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। इसी तरह आप सिस्टमैटिक वे में बैलेंस करोगे, गड़बड़ नहीं करोगे। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। ठीक है, अब आप ये बताओ पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है? देख लो, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो तो अनबैलेंस है। चलो देखो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर कितना है? 2। चलो ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्योंकि इसके पास तो है नहीं। अब क्लोरीन देख लो, इधर एक, इसके पास तो नहीं, इसके पास क्लोरीन एक, इसका मतलब क्लोरीन की संख्या बराबर, सोडियम इधर एक, इधर एक, इसका मतलब ये भी बराबर, ऑक्सीजन इधर एक, इसके पास तो है नहीं, HCl के पास यहाँ एक ऑक्सीजन, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। और हाइड्रोजन की संख्या में पहले ही देख रखा था, एक और एक 2, यहाँ भी 2, इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो आपको उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात याद रखिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बैलेंस है तो उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे। ये तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया था, ये देखने के लिए कि अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट क्या है? अनबैलेंस है, तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम देख ही लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था?
एक तो पोटेशियम आयोडाइड लिया था और इसका रिएक्शन हमने किया था लेड नाइट्रेट के साथ। क्या बना था, एक तो लेड आयोडाइड बनता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, लेड आयोडाइड लिया था, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड लिया था, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब पहले हम वर्ड इक्वेशन लिख लिए, पहले इसका पहले स्टेप क्या है, वर्ड इक्वेशन। अरे वो याद तो रिएक्शन व्हेन पोटेशियम आयोडाइड react with lead nitrate, it gives lead iodide plus potassium nitrate. पोटेशियम है तो क्या देता है, पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, नाउ बैलेंस दिस फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब आप इस फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें तो ठीक है, चलो ये वर्ड इक्वेशन हमें मिल गया है, तो इस वर्ड इक्वेशन को हमने केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। हमारा ये दूसरा स्टेप केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन था हमने केमिकल इक्वेशन में बदल दिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, रिएक्टेंट की तरफ, ये पूरा यहां से यहां तक रिएक्टेंट और यहां से यहां तक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिखें। तो पहले सारे एटम लिख ले जितने रिएक्टेंट में एटम है, एक तो पोटेशियम दिख रहा है, दूसरा आयोडाइड दिख रहा है, तीसरा लेड दिख रहा है, चौथा नाइट्रोजन दिख रहा है और फिफ्थ ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इसी सीक्वेंस में अब जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट उधर भी होंगे। अब आपको इसी सीक्वेंस में आंख बंद करके आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद काउंट करिए। पहले जिस सीक्वेंस में आपने इधर एटम लिखा है उसी सीक्वेंस में इधर लिख लीजिए, जितने एटम इधर है उतने ही एटम इधर भी होंगे। अगर मान लो इधर पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट और ऑक्सीजन है और पता लगा आप प्रोडक्ट की तरफ पोटेशियम आयोडाइड लेड और नाइट्रेट ऑक्सीजन ही है, तो सब लोग केमिकल रिएक्शन आपको गलत है, क्योंकि जितने एलिमेंट इधर है उतने एलिमेंट इधर होना चाहिए। ये बात दूसरी कि उनकी संख्या भले अनबैलेंस हो। तो प्रोडक्ट है उसी रेशियो में उसी सीक्वेंस में पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक। हमने कहा रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम, प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम की संख्या लिख लें। तो रिएक्टेंट की तरफ पोटेशियम कितना है, यहाँ पे 1 के दिख रहा है और इधर में देखो पोटेशियम की संख्या 1, आयोडीन की संख्या यहाँ पे 1 दिख रही है, इधर दिख रही है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 1। लेड कितना है, 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, ये देखो पूरे NO3 पे ट्वाइस लगा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितना होगा, 2। ऑक्सीजन कितना होगा, ये देखो ऑक्सीजन में थ्राइस लगा है और इधर होल ट्वाइस लगा है, तो 2 3 6, ऑक्सीजन की संख्या 6। इधर देख लेते हैं पोटेशियम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। आयोडाइड देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसके पास है नहीं, तो आयोडाइड 2 हो गया। अब लेड कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, अरे 3 दिख रहा है ऑक्सीजन, ठीक। लिखिए तीसरा स्टेप हमारा यही था, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट के एटम लिख लें और प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट के एटम अलग अलग लिख लिया। अब चौथा स्टेप अनबैलेंस एटम को फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ मैच कर लेना, पोटेशियम एक इधर इसका मतलब बैलेंस, आयोडीन एक इधर उधर 2, प्रोडक्ट की तरफ 2, इसका मतलब अनबैलेंस, क्रॉस कर दिया हमने अपने समझने के लिए। लेड इधर इधर है, इसका मतलब ये बैलेंस है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2, प्रोडक्ट की तरफ 1, बराबर नहीं ना, तो इसका मतलब क्रॉस अनबैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 6 इधर 3, इसका मतलब ये भी अनबैलेंस है। 3 एटम अनबैलेंस है। याद करो मैंने बताया था अगर एक से अधिक एटम अनबैलेंस हो जाए तो पहले उसे बैलेंस करेंगे जिसकी टोटल संख्या सबसे कम होगी। तो अभी तीनों में इसमें किसे पहले बैलेंस करेंगे, जिसकी टोटल संख्या कम होगी उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो 1 और इधर 2 कितना हो गया, 3 हो गया। आयोडीन की टोटल संख्या
नाइट्रोजन इधर 2, इधर 1, 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6, इधर 3, 9 हो गया। ठीक है, तो ये तो 9 है, इसका मतलब ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस नहीं हुआ, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब नाइट्रोजन और आयोडीन, ये भी 3, ये भी 3, तो इन दोनों में से आप किसी को पहले बैलेंस कर, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है, तो जब ऐसी केस है तो किसी एक को भी ले लें। चलो हम ले लेते हैं आयोडीन को ले लेते हैं, किसी एक को भी आप ले लीजिए, हम आयोडीन को लेंगे। क्या करना है, कम को ज्यादा के बराबर करना है। क्या करना है, कम को ज्यादा के बराबर करना है। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं, कम को ज्यादा के बराबर करेंगे। तो अब बताओ, हमें पता चल गया, पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, आयोडीन को बैलेंस करेंगे। कम को ज्यादा बराबर मतलब 1 को 2 के बराबर करना है। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोडीन इसके पास होंगे, तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये देखो इस पूरे मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल है, यहां नहीं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है, तो आप यहां पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करें। दूसरे एटम की संख्या बढ़ जाए, बढ़ जाने दो आप, वो भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलोगे। आयोडीन की संख्या हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल है, तो आप पूरे मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सारे एटम को काउंट करो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पोटेशियम की संख्या, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब पोटेशियम की संख्या भी बढ़ गई 2, आयोडीन की संख्या 2, लेड की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 6। उधर तो मल्टीप्लाई किया नहीं, उधर तो वही सेम है। ठीक है, अब देखो ये आयोडीन तो बैलेंस हो गया, ये देखो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। इधर 2, इधर 1 हो गया, इधर 2 और इधर 1 हो गया। तो अब क्या करना है, अब पोटेशियम भी, ये भी अनबैलेंस, ये भी अनबैलेंस, ये भी अनबैलेंस, अभी 3 है, पहले किसे बैलेंस करेंगे, फिर आप देख लो 2 1 3, टोटल संख्या पोटेशियम की 3, नाइट्रोजन की टोटल संख्या 3, ऑक्सीजन की टोटल संख्या 9। मतलब ये तो होगा नहीं, पहले इन दोनों में से आप कोई भी पहले बैलेंस कर लें। तो पहले हम पोटेशियम को ले लेते हैं, कम को ज्यादा के बराबर करना है, तो इधर कम है, इधर 2 है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर कम कितना है 1 है, इधर 2 है, तो 1 को 2 के बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आप सारे एटम को काउंट करो, पोटेशियम 2, आयोडीन इसके पास कोई नहीं, यहां 2, ठीक है चलो, लेड 1 इसके पास कोई नहीं, 1, नाइट्रोजन कितना हो गया, ये देखो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई यहां किया, पोटेशियम तो 2 बढ़ गया, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या 2 बढ़ गई 2, ऑक्सीजन की संख्या देखो 3 2 जा 6, कितना हो गया 6। ठीक है, चलो अब देखो पोटेशियम इधर 2, इधर 2, आयोडीन इधर 2, इधर 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो हो गया ना इधर, लेड इधर 1, इधर 1, नाइट्रोजन इधर 2, इधर 2, ऑक्सीजन इधर 6, इधर 6। देखो बैलेंस करते करते सारा एटम बैलेंस हो गया। पोटेशियम को बैलेंस कर रहा था, ये दोनों जो अनबैलेंस थे ये भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलेंगे और रिएक्शन अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसी का आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसे बैलेंस करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।